अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। एक जानिब पाकिस्तान ने एक बड़ी डील क्रैक की और हमने ये देखा कि पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम था वो रिज्यूम हुआ और काफी अरसे बाद हुआ। ये कहा जा सकता है कि बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है, ये क्या वाकई पाकिस्तान को निचले लेवल तक इसके असरात नजर आएंगे? पाकिस्तानियों की जिंदगी में इससे कुछ बेहतरी, कुछ और पॉजिटिविटी हो सकेगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वजीर आजम पाकिस्तान की दौरा चाइना और बीजिंग की। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ इस लिहाज से बातें हो रही हैं वो यकीन तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, लेकिन इन तमाम तर चीजों का असर क्या होगा और आने वाले दिनों में ये जो तमाम तर बड़ी बड़ी हेडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं पाकिस्तान की माशी चेहरे पे, इसका क्या असर होगा उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली स्टूडियोज में दो बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ज्वाइन करिए समीरा खान, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट, तो वो जबरदस्त हैं ही। दूसरे साथ हमारे साथ ज्वाइन करें जुनैद रहमान साहब, नाउन बिजनेसमैन एंड इकोनॉमी के हवाले से बड़ी साउंड नॉलेज है, खास तौर पर जो टेक्सटाइल का शोबा है बड़ी ज्यादा जबरदस्त स्क्रिप्ट रखते हैं। तो इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे और इन दोनों को मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं। वेलकम टू द शो। समीरा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे पहले तो ये बताएं ना कि हाउ डू यू नाउ रेट पाकिस्तान इकोनॉमी? डू यू थिंक एनीथिंग हैज चेंज? कुछ बेहतरी हुई है 2022 में? इकोनॉमी की जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में मुनीर, वो किसी से इस वक्त छुपी हुई नहीं है। नेचुरली मुल्क जो है वो खस्ता हालिफ की तरफ जो है बहुत तेज़ी से गामजन है, लेकिन वही बात है कि हर दिन हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी हिम्मत वाली है। हमारी कौम हर दिन सुबह एक नए अज़म से और एक नई उम्मीद की लेके उठती है कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, कोई मोजज़ा हो जाए और हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो जाए, जो कि होते हुए सो फार नज़र आ नहीं रहे हैं। ये सोफा होते नजर क्यों नहीं आ रहे? हमने तो 3.5 साल पहले बड़ी उम्मीद लगाई थी, अभी भी उम्मीदें लगा रहे हैं। कोई तो वजह होगी कि कुछ बेहतरी नहीं आ पा रही, तो क्या वजह है? बेहतरी मतलब वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग तो वो लोग हैं जो अगर पॉलिटिकल वे में अगर आप जाके इसको कंसिडर करते हैं तो हम ब्लेम गेम की हुकूमत पे बड़ा बिलीव करते हैं। हम अपना जो मद्दा होता है वो पास्ट पे डाल देते हैं। अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के बजाय हमारा टोटल जो फोकस होता है वो ये होता है कि पिछले वाले हमें खाई में धकेल गए। अब हम ये नहीं सोचते कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि उससे निकलने का रास्ता सोचें। वो रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अपॉर्चुनिटीज और तमाम चीजें मौजूद, वसाइल भी होने के बावजूद, जो लिमिटेड वसाइल हैं उनमें रहते हुए भी हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास वसाइल मौजूद है, लेकिन सच बात यह है कि वसाइल को हमने खुद अपने लिए लिमिट कर दिया। लेकिन जुनैद साहब, ये सीन के IMF की जो डील हुई है फाइनली, जो $1 बिलियन का पाकिस्तान को ये जो एक रिजम्पशन था प्रोग्राम का, वो होता हुआ नजर आया। कितना बड़ा इंपैक्ट है एज इकोनॉमी की हम बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें मुनीर, बात यह कि जो IMF की डील है $1 बिलियन का जिसको कहा जा रहा है $1 बिलियन डील, ये एक्चुअली इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, ये उसकी एक सर्टिफिकेशन भी है कि जब IMF के प्रोग्राम हम अवेल कर रहे होते हैं और हम उसमें सर्टिफाइड होते हैं कि हम क्वालिफाई कर चुके होते हैं, तो बाकी डोनर्स हैं हमारे दुनिया में, जो बायलैटरल डोनर्स हैं, मल्टीलैटरल डोनर्स हैं, वो भी उनसे भी हम लैंडिंग के लिए फिर उनसे आसानी हो जाती है। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो EDB एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या दूसरे डोनर्स हो। तो इसका जो आपके लिए स्कोप है वो बड़ा वसी है। दैट इज द रीजन के इसको काफी सीरियस लिया गया और गवर्नमेंट ने इस पर काफी मेहनत की। बट जिन्हें सब लैंडिंग की हम बात करते हैं, लैंडिंग की, Why lending is so important right now? हमारे लिए लैंडिंग एक पैरामीटर क्यों बनता नजर आ रहा है हर वक्त? देखें, ये हमारी हिस्ट्री रही है। द रीजन बीइंग के अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आपका खर्च ज्यादा हो और आपकी आमदनी कम हो तो आपको कर्ज तो लेना पड़ेगा। और ये हम एक सिनेरियो में चले आ रहे हैं जो कि जिसे हम आपसे अनफॉर्चुनेटली निकल नहीं पाए। अगर हम इस लॉन्ग टर्म बेसिस इस चीज पे वर्क करते या करें कि एक्सपेंस रिडक्शन के ऊपर बात हो, रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं होती। अगर आप चंद सालों को छोड़ दें, पिछले 2 साल को छोड़ दें, तो उससे पहले जितना टाइम गुजरा है पिछले 5 ईयर्स में एक्सपोर्ट गिरी है हमारे मुल्क की बतदरी जो है। तो अगर आज वो वापस इंक्रीज की तरफ आ रही है तो कोई ना कोई स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं जिसकी वजह से आ रही है।
अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम एक्सपेंस रिडक्शन की और रेवेन्यू बढ़ाने की बात नहीं करते। जब तक हम इस साइकिल से नहीं निकलेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रेवेन्यू बढ़ा। पाकिस्तान में पिछले 50 साल में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो आया हो और उसका रेवेन्यू ना बढ़ा हो? तो हर पॉलिटिशियन का रेवेन्यू मैं जी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं आपसे, जो आप जिस तरह गवर्नमेंट में लोग जो होते हैं उनके रेवेन्यू तो बढ़ जाते हैं ना जी। बेसिकली एज अ पॉलिटिकल, जब कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल फोर्स आके पावर लेती है और वो उसको मौका मिलता है रूल करने का, भी समीना ने बड़ी अच्छी बात की कि जो है ब्लेम गेम चलता है कि बेसिकली ये चीज पे वर्क नहीं होता कि जो हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअली वी हैव द रिसोर्सेज उस पर हम काम करें। दूसरी बात ये कि देखें जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे ड्राइव करती हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी ग्रोथ को, उनको हमेशा पॉलिटिक्स से मिक्स किया जाता है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, इससे नुकसान होता है। बट एडिंग टू दैट, ये जो IMF का जो आपने कहा कि हमें ये मिल गया, एक सर्टिफिकेशन हो गई और उससे हमें नई लैंडिंग के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। डोंट यू सी कि हम ऑलरेडी लैंडिंग बड़ी तादाद में अभी भी कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव हम IMF की तरफ गए, वी सीन चाइनीज लैंडिंग, फिर हमने देखा चाइना की तरफ से एक और $3 बिलियन की जो लैंडिंग हो रही है वो हो रही है। देन वी आर मूविंग के नए एवेन्यूज तलाश करें इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं, बट अगेन फॉर लोन्स एंड लैंडिंग। रशिया की बात आ रही है, दीगर मुल्कों की बात आ रही है। स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को आगे? बिल्कुल, ये डेफिनेटली जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, लैंडिंग, मजीद लैंडिंग, देखें ठीक है इस दौरान पीछे कुछ लोन्स रिटर्न भी हुए, मगर जो नेट हमारा जो आप कह लें जो फॉरेन लोन्स का जो ब्रैकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब इस वक्त सोल्यूशन क्या है? अगर आप गौर करें कि हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड अगले साल, इनफैक्ट दिस ईयर जो हमारा चल रहा है अभी और आगे वाले साल में तकरीबन $12 अरब से ज्यादा हमें वापस करने इंटरनेशनल डोनर्स के लिए, और उसमें अभी वापस करना IMF का भी है। अब दैट इज द रीजन के अगर हम फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को रेटिफाई नहीं करते तो अल्टीमेटली इसकी रीस्केजिंग, रीशेड्यूलिंग, रोलओवर भी इसका मुश्किल होता। तो बिकॉज इट इज अ साइकिल राइट नाउ व्हिच वी आर अनेबल टू ब्रेक, तो ये इशू तो रहेगा, साइकिल व्हिच इज अनेबल टू ब्रेक। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन समीरा कहते हैं बजटिंग की बात होती है, खवातीन से इसमें कोई नहीं जीत सकता क्योंकि दे नो हाउ टू एक्चुअली डू द बजटिंग। मुझे एक बात बताएं, आप अगर मुल्क को इस अंदाज में चलाएं जिसमें कर्जों का जो बोझ है वो रोज बढ़ता जाए, एंड अगेन एडिंग टू दिस, मैं नंबर्स के साथ बात करूं तो डेट टू GDP रेशियो हमारा रिसेंटली बहुत तेजी से बढ़ा है। ये जो डेट टू GDP रेशियो के बेसिस पे हम कह रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर फ्लरिशिंग, इज इट अ राइट मूव? बिकॉज अगेन कर्ज लेके खुद को खुश महसूस करना, ये तो कोई समझदारी की बात ना हो। नहीं, बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है। अभी तक तो हम लोग कर्ज के लिए, आपको पता है पिछले 2-3 महीने से तो हम इस क्यू में ही थे कि कर्जा जो है वो हमको मिल जाए। खुदा करके अब वो अप्रूव हो ही गया है, आपको पता है मुनीर। तो अब ये क्या है कि थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की है, आप कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा हमारा ये कि अब दूसरे लोग भी जो हैं, जो दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो अब हम पे ट्रस्ट करके और मजीद हम लोग जो है फर्दर कर्जों की तरफ भी जाएंगे इसके बाद, तो वो हमें और कर्जे भी मिलेंगे। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हम कर्ज लेते हैं कर्ज वापस करने के लिए, या कर्ज लेते हैं मजीद कर्ज हम और कर्जे लेंगे। अभी ये तो बिगनिंग है। अभी तो हम चाह रहे थे कि हम IMF का ट्रस्ट हम पे बहाल हो, अभी हमें मजीद और कर्जे चाहिए अपने मुल्क की सालमियत को, इकोनॉमी की गाड़ी को चलाने के लिए। प्लस आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कहाँ जाके टच कर चुका है, बहुत तेजी से एक्सीड कर रहा है डॉलर। काफी सारी चीजें जो ऑल टुगेदर मईशत पे असर करती हैं। हमने IMF की बड़ी टफ शर्तों पे जो है हम राजी हुए हैं, अब उसका असर नेचुरली टैक्सेस पे पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, आवाम जो पिस रही है वो नेचुरली और पिसेगी। बेहतरी कहाँ आती है वो तो अभी ढूंढना पड़ेगा, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी तो हमें उन चीजों को जो है वो रेक्टिफाई करना है बेसिकली, कि अभी जो बेसिक चीजें हैं वो कहाँ हमें अपनी आप को, आवाम को बचाना और सस्टेन करना है। क्या ये कहा जा सकता है कि कर्ज लेके इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो हम जिस ग्रोथ के बारे में बात करें, जिसके ऊपर हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं, ये बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं अगर ये ग्रोथ किसी दिन डैमेज होती है, इसके ऊपर किसी तरह का एक स्लो मोशन लग जाता है,
तो ये कर्ज की रीपेमेंट ये तो अगेन ग्रो करेगी। एंड मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी जो डेट का जो रेशियो वो कभी भी इस लिहाज से कम हुआ। तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान है। अभी इनफैक्ट आप देखें हमारे वजीर आजम साहब 2-3 मुल्कों के जो दौरे पे निकले हैं, चाइना है, रशिया, इन तमाम जगहों पे ये जा रहे हैं। तो ये भी हमारी बेसिकली उनसे भी एक्सपेक्टेशन है कि IMF के बाद अब आप भी हम पे ट्रस्ट करें। डू मोर वाली कहानी है कि अब आप हम पे नेचुरली हम जा रहे हैं तो आपको पता है, कहेंगे घबराना नहीं, हम पे ट्रस्ट कर लें, ट्रस्ट करें, ऐसा नहीं, ये तो हमें नहीं, लेकिन नेचुरली उनके पास एक ग्राउंड तो है कि अब आप हमें कर्जा दे सकते हैं क्योंकि IMF ने हमें दिया तो आप भी दे सकते हैं। IMF ने हम पे कर्जा दिया और तो आप भी दे सकते हैं, लेकिन ये कर्ज आखिर क्यों है? कर्ज उतारो मुल्क सवारों की हमने एक माजी में स्कीम तो सुनी थी, लेकिन ये कौन सा कर्ज है जिसको हम लेते हुए मुल्क संवारने का ख्वाब देख रहे हैं? ये तमाम तर जो गुफ्तगू हो रही है इस लिहाज से भी हो रही है क्योंकि इससे पाकिस्तान की मीशत को लेकर इंडियन मीडिया पाकिस्तान के वो तमाम तर साथी जिसको हम बजाय तो साथी कहते हैं लेकिन वो साथ नहीं होते, वो सिर्फ पाकिस्तान की मीशत को लेकर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। हमने देखा कि रिसेंटली इंडियन मीडिया में जिस हिसाब से बात की गई, इंडियन मीडिया में जिस हिसाब से कहा गया कि पाकिस्तान इज अगेन गोइंग फॉर अ डेट केव, तो ये तमाम तर हेडलाइंस थी जो इंडियन मीडिया में थी। हमें इसको अगर काउंटर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? वजीर आजम पाकिस्तान का जो दौरा चीन है, बीजिंग में जो वजीर आजम साहब मौजूद हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में इससे क्या कुछ होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो स्ट्रक्चर चेंजेस की बात की है वो कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होगा? पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सनतें हैं जो आगे चल के सही मानों में ग्रो कर सकती हैं? इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की। इस वक्त पाकिस्तान में एक बहस जारी है कि नाउ वी हैव IMF प्रोग्राम एंड ऑल दीज थिंग्स, इसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री लगाई जाए, लेकिन यहां पे मैं एक बात शामिल करता चलूं। इस वक्त दुनिया के बड़े सारे मुल्कों में ऑलमोस्ट 60 to 69 कंट्रीज में एक प्रोग्राम चल रहा है टीवी स्क्रीन पे, जो कि यकीन तौर पे आप सब ने किसी न किसी सूरत में देखा होगा, कोई ना कोई वर्जन देखा होगा, विच इज कॉल्ड शार्क टैंक। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें मुल्क में जो मौजूद यंग स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके जो आइडियाज होते हैं, उनके जो बिजनेस हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है कि उस मुल्क में बिजनेस का एक तो रुझान पैदा होता है, बट मुल्क की अपनी इकोनॉमी ग्रो करती है और उनके जो ग्रोथ होती है वो उनके मुल्क में ही रहती है, तो उसको किसी को शेयर नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कुछ मामला तो है, लेकिन वो इस नहज पे नहीं है। लेकिन दूसरा एक बड़ा डिलेमा यह है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस को उस तरीके से गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इंकरेज नहीं किया जाता। जुनेद साहब, रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से आया कि वी वांट चाइनीज टू पुट इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है एज फार एज पाकिस्तानीज आर कंसर्न, क्या हमने वो कैपेसिटीज को एग्जॉस्ट कर दिया है कि नाउ वी एक्चुअली वांट चाइनीज टू कम एंड नाउ मोटिवेट अस कि वो इंडस्ट्री लगाएं फिर हम मोटिवेट हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, पहली बात है कि ऑफ कोर्स वी आर देयर चाइनीज ब्रदर्स, हमको वेलकम करते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि अच्छी बात है। बट देखें, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडस्ट्री जब फ्लरिश करती है, जब लगती है, जब एनवायरमेंट कंडूसिव हो। क्या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट आज जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 850 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके अंदर से 450 अरब रुपया टर्फ फाइनेंसिंग से गया है। सही, ठीक है। कमिंग डेज में हम यकीनन उसका रिजल्ट देखेंगे। तो जब हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट का ट्रेंड जरा सा भी एनवायरनमेंट बेहतर होने से और सपोर्ट मिलने से जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो व्हाई कैन नॉट वी फॉलो दैट पॉलिसी फॉर द फ्यूचर एज वेल। अगर हमारा जो माहौल इंडस्ट्री लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे यहाँ अगर आप देखें पानी का इशू आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को पानी नहीं मिलता, इंडस्ट्रीज को पानी नहीं मिलता, लोगों को पानी नहीं मिलता। अब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं इकोनॉमिक हवाले से बात करता हूँ कि इंडस्ट्रीज जो है दे आर सफरिंग, उनको पानी खरीदना पड़ता है बड़ी मकदार में अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। डाइंग हाउसेस को, टेक्सटाइल हाउसेस को जो है गैस का एक मेजर इशू बना हुआ है इस वक्त पिछले 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और
इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। पिछले चंद रोज़ पहले हमारे मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने खुद इस बात को असेस किया कि 20% तक तो बिल्कुल गैस की सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो रही है और इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। चलें इस बात को मान भी लेते हैं, हालांकि कहीं ज़्यादा इससे फिगर है। तो 20% भी विल पुट अ बिग डेंट इन द एक्सपोर्ट्स बिकॉज इट इज़ अ बिग फिगर। देखें, दिस इज द टाइम वेयर इंडस्ट्रीज आर रनिंग ऑन फुल थ्रॉटल। ये जो टाइम होता है, ये जो आप कह लें, आप थ्रॉटल की बात करें, एशियन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें तो कहा गया कि हमारे पास तो कैपेसिटी मौजूद नहीं, अगर कैपेसिटी होती तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ा देंगे, तो जो मौजूदा कैपेसिटी वही पूरी नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली, मैं आपसे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को, अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को प्रॉपरली उससे वो आप कह लें उसको वो जनरेट ना कर सके, उससे रेवेन्यूज या प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली आगे हाउ विल यू थिंक पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि द पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन does not exist over here. तीन चीजें मैं आपसे कहूंगा, इट्स अ ट्रायंगल। हमें तीन चीजों पे वर्क करना है, द पॉलिसी फॉर एनर्जी, द पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री एंड द पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट, मींस EIE। ये हमारा ट्रायंगल है। हम इसकी प्रॉपर पॉलिसी बना लेते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे देते हैं, तो आई थिंक सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। पॉलिसी बना दी, पॉलिसी दे देंगे हुकूमत वाले, अगली गवर्नमेंट आएगी चेंज कर देंगे, फिर क्या होगा? मैं पहले अर्ज किया, देखें $80 बिलियन एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, उसका टारगेट है फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का ओनली। तो मुझे बताइए कि जहां पे एक बेल कॉटन की नहीं होती इस मुल्क के अंदर, वो $80 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कैसे टारगेट कर रहा है, जबकि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। वो अपना टोटल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, कॉटन का जो कॉटन इंपोर्ट करता है, फिर यार्न बनाते हैं, इंडस्ट्रीज भी इंपोर्ट करता है, मैन पावर इंपोर्ट करता है। तो देयर इज इट्स ऑल अबाउट अ पॉलिसी कि वंस यू गिव अ कंसिस्टेंट पॉलिसी टू योर इंडस्ट्री एंड स्टिक टू इट, तो डेफिनेटली इट गिव्स यू रिजल्ट। हमारे पास हमें कोई व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आई थिंक सो जरूर है कि अच्छी के बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, चाइना से भी आना चाहिए, बट वंस वी गिव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट for the infrastructure and for other things to our industry, so definitely हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं समीर आपकी तरफ बढ़ने से पहले बड़ी कमेंट देता चलूं कि we do not know, we don't want to reinvent the wheel, और ये बात भी ठीक है कि हमें कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिन मुल्कों की यहाँ बात की जा रही है वहां पे जो टेक्सटाइल जिसको परवान चढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहां जाके बिजनेसेस कर रही है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल को इसी तरीके से एग्रेसिवली बढ़ा रही है। लेकिन समीरा, टेल मी, जिस मुल्क में ये डर हो बिजनेस कम्युनिटी को कि पॉलिसी का कंटिन्यूएशन नहीं होता, हमने देखा बजट आया, इसी गवर्नमेंट ने 4 महीने बाद मिनी बजट अनाउंस कर दिया। इस मिनी बजट में बड़े सारे मामला होंगे, तो फिर मैं ये बात नहीं कहता। इस मुल्क में जब हम IMF की बात करते हैं तो IMF के कहने पे हम अपनी स्टेट बैंक के पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। टेल मी कि इतने सारे इश्यूज हैं, एंड अगेन वी नो कि जो इकोनॉमी कर्जों पे चल रही है तो लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। हाउ डू वी केटर के आने वाले 5 साल में, 10 साल में बिजनेस कम्युनिटी को एक कंटिन्यूटी मिलेगी पॉलिसीज की मद में? मुनीर, बात आपकी जो है वो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। बिजनेस कम्युनिटी की तो अनसर्टेनिटी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और जो ये अभी जैसे कि जुनेद साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया था कि शॉर्टेज ऑफ गैस इशू, ये एक टेरेबल चीज़ है। मतलब आप देखें, हमारा कंपैरिजन चलता था, मतलब हम किसी खातिर में नहीं लाते थे। एक ज़माना था बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, करेंसी को मजाक में टके किया वो हमसे, आप देखें वो डबल हो गया है, हमारी करेंसी से डबल चला गया। क्यों? क्योंकि आप देखें उनके यहाँ इस किस्म का इस वक्त, मतलब बिलीव मी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ मुनीर। मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी रिसेंट पास्ट में कोविड के बाद बिल्कुल आज़ाद हुई थी, तो मैंने कहा मैं आई वॉज रियली मिसिंग माई ट्रैवलिंग। मेरी कुछ कॉन्फ्रेंसेस थी इंटरनेशनल, वो भी मुझे अटेंड करनी थी, FPCCI के प्लेटफॉर्म से भी थी, कुछ दूसरी भी थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, क्योंकि हम अपना भी काम करते हैं। आप यकीन करें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे कोई आंख बंद करके ट्रस्ट करने को अभी तैयार नहीं है। बांग्लादेश जहां जाते हैं, आप जिस जगह भी जाते हैं, वो लोग अपने सैंपल्स लेके पहले से मौजूद होते हैं। उनकी चीजें इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस पे चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन दे रहे हैं। जब आपके पास बिजली सनतों में नहीं होगी, गैस नहीं होगी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्शन लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? यहाँ घरों में चूल्हा जलाने को गैस नहीं है। रिस्पॉन्सिबल, अब आप ये बात कह रही हैं कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, MNAs हैं, MPs, जब उनसे बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने रेवोल्यूशनरी काम किया कि डैम्स बना दिए, और 10 साल बाद डैम्स आपके जब तैयार होंगे तो आपके मुल्क में बिजली इतनी होगी कि आप एक्सपोर्ट करेंगे। वो होता है नहीं होता, अगेन दैट्स डिबेटेबल। लेकिन जो कुछ ना हो सका, हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
एक्चुअली बात ये है, मैंने अगेन आपको स्टार्ट में कहा था कि हमें अब ये वक्त, इट्स अ हाई टाइम, मुल्क डूब रहा है। अब ये ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स से बाहर आके बी रैशनल, बी फोकस ऑन योर टारगेट्स। जब तक कि ये एक वेंचर, जॉइंट वेंचर लेके नहीं चलेंगे, सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगी ये हुकूमत। अभी आपको पता है पॉलिटिकल लेवल पे इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है चीजों की, हर अगला दिन जो होता है वो प्रेडिक्शंस आ रही होती हैं कि पता नहीं क्या तब्दीलियां सेनेट से लेकर कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में क्या क्या चीजें रोनुमा हो सकती हैं। लंदन से रोज नई वीडियो आ रही हैं, आप सोचें बिल्कुल। इसके बाद आप मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम यू हैव टू मेंड योर वेज। में पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो सबको एक, जब इस वक्त एक पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन है मुनीर, जब तक कि हम एक साथ मिलकर नहीं खड़े होंगे, सबको इसका हल नहीं निकाला जाएगा, सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, वे आउट नहीं निकलेगा। गरीब तो रोज पिस्ते से पिस्ता चला जा रहा है। जो बेचारे हमारे मुल्क के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों का भी हाल कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। डॉलर कभी 80 पे जाता है, 80 से हम थोड़ा सा उसको पीछे जाते हैं, हम जश्न मनाने लगते हैं कि 78, 76 पे जा रहा है, बट ये वो सक्सेस नहीं है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है, गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करती है इसको कर्टेल करे, पर अभी भी शरह सूद जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद जाके यू गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। आप कहीं भी जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, हर जगह बड़े से बड़े ब्रांड्स में, मैंने पीछे बैक आप उनका करके देखें, एल्डू हो गया, कोई भी ब्रांड्स हो गई हैं, तो फॉरएवर 21 मेड इन बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश। सुन के बंदा कहता है कि यार व्हाई वी आर बाइंग फ्रॉम अमेरिका और यूरोप। जुनेद साहब, मेड इन पाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान में मेड भी पाकिस्तानी नहीं होगा। ये तो जुनेद साहब आप कह रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्यू टू गैस शॉर्टेज। मैं कोट करूं कि क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गारमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो विदाउट हैविंग अ बेल ऑफ कॉटन, अच्छा, हमारे दूसरी तरफ एक दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क है जो जिसकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो किसी छुपी नहीं है, और वो सेकंड लार्जेस्ट या प्रॉब्ली फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड है। और वो दोनों मिसालें मौजूद हैं, एक जहां पे कॉटन नहीं है और एक जहां वाफिर कॉटन है। तो उन दोनों सिचुएशन के अंदर, और तीसरी मिसाल ले लें जहां पे नियत नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि दोनों मिसालों में हमने ये देखा कि उन्होंने पॉलिसीज के थ्रू अपना, जहां पे वसाइल थे वहां पे उनको यूज किया, जहां पे नहीं थे वहां उसको पॉलिसी वैसे डिजाइन की। तो इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहूंगा कि देखें, नो डाउट अबाउट इट कि ठीक है, हमें ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। कुछ ऐसी स्टेप्स लिए भी इस गवर्नमेंट ने जो कि डेफिनेटली जिस एक्सपोर्ट्स आई हैं ऊपर, हम, मुझे याद है कि हम आज से 2017 के अंदर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 21-22 अरब डॉलर रह गई थी, जो कि बहुत ही कम तरह से चली गई थी, बहुत लो लेवल पे चली गई थी। उसके बाद जो बिजली के रेट हैं, जो गैस के रेट हैं इंडस्ट्री के लिए, उनको रैशनलाइज किया गया, रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ दिया गया, उससे फायदा हुआ, उससे एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी। 25 अरब डॉलर लास्ट ईयर हमने हिट किया, इस साल मोस्ट लाइकली हम 29-30 अरब डॉलर हिट कर लेंगे। मगर द पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी। देखें, अगर सस्टेनेबिलिटी हमारी होती है तो ही, क्योंकि उस हिसाब से हमारी ग्रोथ भी हो रही है, एक्सपेंशन तभी हो सकता है इंडस्ट्रियल, जब हमारे पास इन्वेस्टर को ये पता हो कि आज से 5 साल 10 साल में मेरी जो कैपिटल यूटिलाइजेशन वो सही तौर पे हो सकती है। और देखें, बात ये कि इंडस्ट्री जो है ना वो प्लान होती है मिनिमम 5 ईयर्स के ऊपर या 5 to 10 ईयर्स के ऊपर जो है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज अपना पैसा लगाता है, अपनी फैक्ट्री लगाता है, अपनी प्लांट लगाता है, और अगले साल उसको 2 साल बाद उसको गैस नहीं मिलती, या महंगी, या वो गैस का रेट चेंज हो जाता है, या उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह से जो उसकी फिजिबिलिटी और डिसॉल्व हो जाती है, तो अल्टीमेटली उसका वेंचर जो है वो सफर करेगा। तो इट्स द प्रोसेस जो कंसिस्टेंसी से आता है। The more we have the consistency in our economy, in our policies, हम देखेंगे ग्रोथ का हमारा पैराडाइम भी वैसे वैसे हमारा इंप्रूव करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी होती है तो ग्रोथ होती है, और इवेंचुअली जब कंसिस्टेंसी होती है तो आप बेटर एम्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमने आज इतनी गैस की बात कर ली तो मुझे याद आ गया कि मेरा जो घर के गैस का जो बिल है वो पिछले महीने से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तो मैंने इसके बाद उसी तरफ बढ़ना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान में पॉलिसीज की और ग्रोथ की, सस्टेनेबिलिटी की। लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये एक ऐसा सवाल, एक ऐसा राज है जिसको आज हर कोई तलाश करना चाहता है, खोजना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में बात करें, यकीनी तौर पे ग्रोथ अच्छी नजर आती है इन पैचेस, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, और ये सही पॉइंट है। लेकिन जुनैद साहब, अगर मैं एक आपसे चार्ट शेयर करूं जो कि लोग देख भी सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं टेक्सटाइल के,
वो कभी तो आसमान से बातें करते हैं और बिल्कुल कभी नीचे की तरफ आ जाते हैं। नाउ यू सेइंग हमारे पास गैस नहीं है। मैं चाहूंगा जरा एक मुख्तसर सा कमेंट पहले इस पे करते हैं। देखें, मैं आप जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एक फ्लो है वो मेंटेन रहे। अब अगर आप जैसे हम चार्ट की बात की तो उसमें आप खुद देखेंगे कि दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो ग्रोथ हमारी पॉजिटिव थी, और जैसे ही जनवरी का महीना आया तो हमारी टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है, जो हमारा लास्ट की एरर कहां हुआ? देखिए, एरर कहां हुआ इसमें? दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी और उनको एनर्जी गैस वगैरह नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली उनके ऑर्डर्स डिले होंगे, उनके शिपमेंट्स डिले होंगे और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट फिगर सफर करेंगे। और ये ट्रेंड आप मैं समझता हूं कि अगले महीने भी देखेंगे कि जो पैटर्न आ रहा था जी, जो अगर ये चीज रिमूव नहीं की गई, अगर ये फौरन रिस्टोर नहीं किया गया गैस को बेहतर नहीं किया गया और मामला को दुरुस्त नहीं किया गया, बेहतर नहीं किया गया, तो आप देखेंगे ये ट्रेंड जो है, जो हमारा अपवर्ड ट्रेंड था हमारा, जो कि हमारा आप कह लीजिए फ्रॉम जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो अपन ट्रेंड बना था हमारा, वो आप देखेंगे कि वो बतरदीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर जरा क्लैरिफिकेशन आ जाए, लेकिन एक और मैटर है समीरा, मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर जरूर आप कमेंट करें। हम जब इलेक्शन ईयर्स में जाते हैं और वी आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्शन नाउ, और बड़े इस बार इलेक्शंस के बारे में काफी ज्यादा बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मुझे एक बात समझाए ना, एक तरह जब इलेक्शन ईयर आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो कोशिश करती यही है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी पॉलिसीज दे। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये होता हुआ नजर आएगा या नहीं। सेकेंडली, एडिंग टू दिस, जो इस पूरे अरसे में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, बिकॉज हर रोज टीवी टॉक शोज पे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ये कहते हैं एक आ गया एक चला गया, कोई माइनस हो रहा है कोई प्लस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये साल कैसा हो सकता है हमारे लिए? देखें मुनीर, मैं आपकी पहले सवाल जो आपने पहला किया है उसका जवाब दूंगी कि होप जो थी ना, वो होप का एक टाइम होता है, साल 2 साल, मतलब बंदा हर सुबह यही सोचता है कि यार वो जो हम जिस तब्दीली के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं, वो किसी सुबह तो हमें वो तब्दीली का जो है कुछ एक छोटा सा रिफ्लेक्शन, ये खासतौर पे मैं इस शहर की बात, मिनिस्टर तब्दील हो जाते हैं, अभी शहजाद अकबर साहब तब्दील हो गए, आप तब्दील होने से खुश नहीं है? माफ नहीं है, इस तरह की तब्दीली हमारे लिए और नुकसानदेह साबित हो रही है ना। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ इतनी पॉलिटिकल इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो दूसरी आप समझ लें कि ताकतें हैं, जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करने के लिए हमतन गोश हैं कि वो लगे हुए। अभी इतने फौजी आपने देखा है शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ये बलूचिस्तान में भी बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है, तहरीक तालिबान के कितने, मतलब इनके अब ये जगह जगह इन्होंने फिर अपने तहरीक तालिबान ने अपने अटैक्स शुरू कर दिए हैं। और दूसरी चीज़ें ये कि उसका असर अल्टीमेटली वास्ता बिल वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मईशत पे भी आएगा, आपकी तमाम चीज़ों पे आएगा। हम लोग मतलब किस तरह सस्टेन करेंगे आप चीज़ों को? जब आप मुझे बताएं, जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जिस मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं है, कौन हमारे मुल्क में सरमायाकारी के लिए तैयार होगा? हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी असर पड़ेगा। अभी ये इतना शहीद होना फौजियों का, मुख्तलिफ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मतलब आप देख सकते हैं, कब कुछ नहीं मिलता हमें तो हम खास PSL से पहले धरने शुरू कर देते हैं, अपना इमेज अपना लोग बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने मुल्क का इमेज खास उस वक्त खराब करने की कोशिश करते हैं। ये कोई मैं नहीं समझती कि ये एकदम पॉपअप होती है, ये सोची समझी चीजें होती हैं, प्लान होती हैं कि किस तरह पाकिस्तान की इमेज को नीचे लेके जाना है बजाय ऊपर ले जाने के। उस वक्त जब पूरी दुनिया की नजर आपकी क्रिकेट पे लगी हुई है, इंटरनेशनल टीमें आई हुई हैं, आप वहां धरने लगा रहे हैं, आपके वहां पे हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो ये फिर एक्टिव हो चुकी है, अल्टीमेटली तमाम चीजों पर असर। फिर क्यों? क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हुई। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि PM साहब तक कोई डायरेक्ट बात कुछ उन तक पहुंच पाती है कि नहीं। यकीन करें बात पहुंचाई जाती है, सही पहुंचाई जाती है। काश अगर ऐसा है तो वो हमें रिफ्लेक्शन कहीं, मुझे यकीन नजर नहीं आता कहीं भी कुछ होता। नजर तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इश्यूज हैं वो बड़े सारे डिफरेंट हैं। एक तरफ बॉर्डर्स एरिया है जिन्हें सब, दूसरी तरफ लोकल इश्यूज हैं। मुझे तो पहले ये बताएं, जो भी बलूचिस्तान में हुआ कल, जो हमने देखा है ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, और फिर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं शेख रशीद साहब वजीर दाखिला ये वार्न कर चुके हैं कहीं ना कहीं अपने इशारों में, गुफ्तगू में, कि पाकिस्तान के लिए जो 2-3 महीने का टाइम है, इट्स गोइंग टू बी टफ।
Is it going to be tough for the business community also? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सैल्यूट माय ऑल दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कि जो दिन रात पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, बिकॉज जो ग्राउंड पे खड़े होकर काम करना और अपनी जानों को स्टेक पे लगाना, इट इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल। लेकिन दूसरी बात जहाँ तक बात ये कि हम अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो डेफिनेटली ये हमारा एक मसला रहा है बिकॉज ऑफ टेंस बॉर्डर्स और चैलेंजिंग सिचुएशन है, नो डाउट अबाउट इट। हमारी IMF की रिपोर्ट अभी आई है, उसके अंदर वन ऑफ द फैक्टर्स और रिस्क एरियाज जो है वो ये भी इसमें बताया गया है कि ये जो है टेंशन का सिलसिला रहेगा यहाँ पे हमारे हवाले से। उनकी एक इसमें कमेंट्स हैं। बाकी ये कि गोइंग फॉरवर्ड हम ये देखना है कि कोशिश यही है होनी चाहिए कि डेफिनेटली जितनी स्टेबिलिटी बेहतर रहेगी वो मुल्क के अंदर जो आउटलुक ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी सिक्योर करेगी, साजगार रखेगी और फॉरेन हवाले से भी। बट एक तो फ्रंट ही होगा ना बॉर्डर्स का, दूसरा फ्रंट हो गया डोमेस्टिक एरिया। हमने देखा कराची में स्पेशली, आप तो कराची चैम्बर की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी से भी वाबस्ता है, मुझे ये तो बताया ना कि कराची में सडन लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाता है जब कुछ उम्मीद होती है कि कुछ बेहतर होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है। वी सी टारगेट किलिंग, वी सी स्ट्रीट क्राइम बढ़ता नजर आता है और इन मेनी वेरियस फॉर्म्स ये नजर आ रहा है। 12 दिन की बात करें तो कराची में शुरू के 2022 के कितनी सारी वारदातें हैं जिसके बारे में हमने अपने प्रोग्राम में ही बताया। Who is actually responsible and why it's all happening अचानक से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक हमारा चैलेंज रहा है, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम। इट इज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर कराची। पिछले दिनों में सिचुएशन कुछ बेहतर थी। देखें, जब हम बात करते हैं क्राइम को कंट्रोल करने की या हम चीज़ों को हैंडल करने की, तो वी नीड टू सी कि ये और जगह दुनिया में कैसे किया जा रहा है। आज अगर आप देखें जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं या इवन डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देयर इज अ हमारे यहाँ भी किया जाता है। हमारे यहाँ देखें कितने अच्छे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके सबके कैमरे बंद होते हैं और कितना अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। मैं आपको बेस कर रहा हूँ कि कराची का एक प्रोजेक्ट है सेफ सिटी के हवाले से जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, वो अप्रूव हो चुका है, मगर दैट इज कितने सालों से अप्रूव नहीं हुआ? इट इज बीन मोर देन 5-6 years। तो कराची के लिए, कराची शहर के लिए ये एक बड़ा से नीड है कि अगर ये फैसिलिटी जो है ये अगर यहाँ पे लॉन्च हो जाए तो नो डाउट सब क्यों नहीं हो पा रहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट? क्या करप्शन के उसमें मामला नहीं निकल पा रहे, कोई ऐसे रास्ता नहीं निकल पा रहा? कोई इम्पेयरमेंट्स होंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये कि एज ए नीड ऑफ द आवर है। बिकॉज देखें होता क्या है कि फॉर द लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, हर जगह तो आप पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते ना, हर जगह आप रेंजर्स का जवान खड़ा नहीं कर सकते आप। वी नीड टू वर्क विद टेक्नोलॉजी के हम क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम इसकी हेल्प लें, ताकि नॉट इवन इन कंट्रोलिंग क्राइम बट ऑल्सो इन सॉल्विंग क्राइम। जब फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे यहाँ जो पुलिस का जो इदारा है, आप तो बड़े क्लोजली इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको भी बेहतर बनाने की जरूरत है। बिकॉज कराची में रिसेंटली जितने भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं, जो वारदातें हुई, एट द बैक ऑफ देम कोई ना कोई पुलिस वाला होता है और वो भी वो पुलिस वाला होता है जो ऑलरेडी 2-4 बार जमानत पर रहा होता है। देखिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो नहीं है, बट वैसे एज ए जनरल मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे लोग भी इस इदारे में मौजूद हैं और जो बहुत मेहनत से और बहुत लगन से काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कराची की डायनामिक्स समझें आप, 2.5 करोड़ से ऊपर का शहर है और उसको ज़ाहिर कंट्रोल करना इट इज डेफिनेटली नॉट लेस देन अ चैलेंज। तो जब हम टेक्नोलॉजी से हेल्प लेंगे या हम अपनी चीज़ों को ले जाएंगे इस तरफ कि हमें फैसिलिटेशन हो, तो डेफिनेटली इट विल इंप्रूव। सेकेंडली बात है कि आमतौर पे एक मसला सुनने में आता है कि नफरी का, कि यहाँ पे इश्यूज कभी कभी सुनने में आए कि थानों में नफरी थोड़ी कभी कभी कम होती है या इश्यूज होते हैं, तो उस पर भी वर्क किया जा सकता है कि बेहतर। कराची के थाने में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आप मुझे बताते हो, मैं ले भी लिया था, तकरीबन 70 से 80 लोग होते हैं, जबकि एक वीआईपी सिक्योरिटी पे इससे ज्यादा अफराद होते हैं। कराची में आपके जो बिलावल हाउस की जो सिक्योरिटी है, कराची में गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी है, सीएम हाउस की जो सिक्योरिटी है, इसके ऊपर इस वक्त इन तमाम तर लोगों से ज्यादा जो नफरी वो मौजूद होते हैं। तो मुल्क की सिक्योरिटी कैसे बरकरार हो सकती है? सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो अलग डिपार्टमेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पुलिसिंग जो करती है। देखें, जो जहां तक बात है इसको इंप्रूव करने की, आपने कहा सवाल था इंप्रूव करने के लिए, तो मैं आपको उसके लिए जो इंपेडिमेंट कराची की लोकल पुलिस इससे बेहतर एक आइडिया हो सकता है, ये कहा जाता है कराची की पॉलिटिकल फोर्सेस। बिल्कुल, जो डेफिनेटली जिस तरह स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, कराची के लिए इंडिपेंडेंट एडिशनल आईजी कराची वो सर्व करते हैं, तो बिल्कुल इसकी मामला को देखते हैं। दूसरी बात ये कि देखें, जो हम
किन चीज़ों की जरूरत कंट्रोल करने की है। देखें पिछले दिनों में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट क्राइम को इजाफा हुआ, थोड़ी कार लिफ्टिंग बढ़ी, थोड़ी बाइक लिफ्टिंग में इजाफा हुआ, तो ये चीज़ें ऐसी जो कंट्रोल की जा सकती हैं और फिर काम भी इस पे हो रहा है। तो आई एम श्योर कि जब हम वी मूव फॉर टेक्नोलॉजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ पुलिसिंग इज बीइंग डन इन प्लेसेस वेयर इश्यूज, खुदा करे ये जो तमाम बातें हमारी अपनी जिंदगी में तो हो जाएं, क्योंकि अभी जो 5-6 साल जिसको इल्तवा का हो जाए शिकार, तो फिर पता नहीं मजीद कितना होगा। लेकिन समीरा फाइनल कमेंट देते हैं, हम अक्सर क्राइम की डेफिनेशन कहते हैं कि क्राइम हो रहा है तो बिकॉज महंगाई बढ़ रही है। इज इट क्राइम बाय डिजाइन और क्राइम ड्यू टू इन्फ्लेशन? आई गेस बोथ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, दोनों चीज़ें ही हैं, क्योंकि बेरोज़गारी होगी तो नेचुरली एक इंसान, आप MBA की डिग्री लेके, MBBS की डिग्री लेके यहाँ पे MPhil जो है बेचारे वो क्यू में खड़े हुए होते हैं, किसी के लिए भी नौकरी नहीं है। आजकल MPhil बंदे को भी आप सोचें 50,000 to 1.5 लाख की आप तनख्वाह ऑफर करो, उन्हें पता है कि इस पे भी आ जाएगा, और वो बेचारा इंसान जो है, ये मैं आपने फिर ज्यादा तनख्वाह बोल दी है। नहीं, ये मैं एक रेशो बता रही हूँ कि वो उस पर भी वो डिजर्व नहीं करता। ये आप बाहर जाएं, आप सोचें वहाँ बिगनर जो ट्रेनीज होते हैं ना, इंटर्नीज होते हैं, उनकी भी जो MPhil की तनख्वाह है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे PM साहब जो हैं इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल हालात, मुल्कों की मिसालें तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो कि वहाँ ये है, वहाँ इन्फ्लेशन है, बट हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि उधर वहाँ पे लोगों की वेजेस कितनी है, डेली वेजेस कितनी है, वहाँ पे उनकी अर्निंग इनकम कितनी है, उनको कितनी चीजों में रिबेट मिलती है, मेडिकल में, टैक्सेस में, चीजों में। हमारे यहाँ तो सिर्फ जा रहा है दिन ब दिन टैक्सेस के थ्रू किसी भी फॉर्म में। ये बिल्कुल ठीक कहा कि अर्निंग पर कैपिटा इज अ बिग डिफरेंस पाकिस्तान की और दुनिया भर की इकोनॉमीज में। इन्फ्लेशन वहां भी है और यकीनी तौर पर इन्फ्लेशन उनके हिसाब से बहुत बड़ी है, लेकिन अर्निंग पर कैपिटा एक डिफरेंशिएट जो है वो क्रिएट कर देती है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस वजह से भी खराब है। लेकिन पाकिस्तान में जो ऑलरेडी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये बात अगेन कही जा सकती है कि 2022 का साल ये भरपूर इवेंट्स का साल हो सकता है, लेकिन इन इवेंट्स का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो बड़ा गहरा असर होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी है अगेन ये चैलेंजेस खड़े करेगा। पाकिस्तान में जो पॉलिसीज का तसलसल है ये भी डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान अगले 2-5 साल या 10 साल बाद किधर खड़ा होता है। एनर्जी मिक्स का एक इशू है, शॉर्टेजेस का इशू है, सप्लाईज का एक मैटर है। ये तमाम तर वो फैक्टर्स हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन अगेन मेंटेन और कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब एक क्लियर रोड मैप मौजूद हो, जो कि फिलहाल उस अंदाज से नजर नहीं आता। और अगर है तो गवर्नमेंट की जो ओवरऑल फोकस है वो उन दूसरे एरियाज पे ज्यादा है जिसको गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रही है, और जब तक गवर्नमेंट इस तरफ आती है तब तक बात ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी होती है। यही देखा हमने माजी में कि जब भी वजीर आजम पाकिस्तान ने एक्शन लिया ऑलरेडी देर हो चुकी थी, और जब एक्शन लिया तो फिर समझे बस हाथ से ही छूट गई। तो यही सूरत हाल है पाकिस्तान की। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।